अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हूँ, तो आपकी ये सोच आपको 200% पेनल्टी की तरफ धकेल सकती है और आपकी गाड़ी को या आपके व्हीकल को ऑन रोड रोका भी जा सकता है अगर आपने ई-वे बिल नहीं बनाया। अगर आपने ई-वे बिल नहीं बनाया और आप ये बोलते हो कि मैंने इम्पोर्ट किया है या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं ई-वे बिल नहीं बनाऊँगा, तो आप गलती कर सकते हो और आप फँस सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ई-वे बिल कब-कब रिक्वायर्ड होता है और कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शन पर हमको ध्यान में रखनी चाहिए ई-वे बिल बनाते हुए। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल्स में और इस वीडियो के एंड में आपके लिए थोड़ा-सा मैं सरप्राइज़ भी लेकर आया हूँ। कुछ वो भी डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर एंड तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो पहले समझते हैं एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के बारे में। आपको ई-वे बिल बनाना होता है दोनों ट्रांजैक्शंस में, चाहे वो इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, दोनों में आपको ई-वे बिल बनाना ही होगा। लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि एक्सपोर्ट होता क्या है। बिगनर्स भी होंगे कुछ इस वीडियो में देखने वाले, तो समझते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपका गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं और ई-वे बिल हमेशा गुड्स गुड्स पे ही लगता है, सर्विस के केस में ई-वे बिल नहीं लगता है। तो रिक्वायरमेंट क्यों है ई-वे बिल की एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में? गवर्नमेंट जब आपकी एक्सपोर्ट टैक्स फ्री है, जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है एक्सपोर्ट के केस में, तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत क्या है? तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ई-वे बिल टैक्स से लेना देना है ही नहीं। ई-वे बिल का लेना देना है गुड्स की मूवमेंट से विद इन इंडिया। अगर गुड्स मूव कर रहा है विद इन इंडिया तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो समझते हैं पहले एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में रिक्वायरमेंट क्यों है ई-वे बिल की? तो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई क्यों है, कब कब बनता है, कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, जब आपका गुड्स एक्सपोर्ट के लिए आपके फैक्ट्री आपके बिजनेस प्रमाइसेस से मूव करेगा टिल अप टू द पोर्ट स्टेशन, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस प्रमाइसेस है, जहाँ पर आपका गोडाउन है, जहाँ पर आपके गुड्स रखे हुए हैं, वो है दिल्ली में, और आपका जो गुड्स मूव होगा वो होगा मुंबई सी पोर्ट से। तो आपको ई-वे बिल जो बनाना है वो बनाना है अपने दिल्ली के प्रमाइसेस से मुंबई के सी पोर्ट तक की डिस्टेंस को लेकर। अब क्वेश्चन उठकर आता है सामने कि यार मेरे पास तो एलयूटी है। एलयूटी मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं, जिससे आपको एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन पर जीरो क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। यानी कि एक्सपोर्ट के जो आप इनवॉइसेस बनाते हो उसको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने एलयूटी लगाई है। तो एलयूटी जो दोस्तों होता है ना, वो बेनिफिट देता है जीरो रेट का, बट रिलैक्सेशन नहीं देता ई-वे बिल से, रिलीफ नहीं देता वो ई-वे बिल की, क्योंकि ई-वे बिल जो होता है वो मूवमेंट के लिए है। ई-वे बिल आपका टैक्स से ई-वे बिल का लेना देना नहीं है। ई-वे बिल का सिर्फ रिक्वायरमेंट, अगर गुड्स मूव हो रहा है विद इन इंडिया तो आपको ई-वे बिल बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं ई-वे बिल के सिनेरियो में कि मेरे को ई-वे बिल बनाते हुए एक्सपोर्ट के केस में वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, सो दैट कि मैं 200% पेनल्टी के या मेरी गाड़ी रास्ते में ना पकड़ी जाए। देखो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट के केस में मेरे को ध्यान तो रखना ही होता है, अमाउंट बड़ी इन्वॉल्व होती है, तो उन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है सो दैट कि गलती ना हो। सबसे पहले क्या होता है, जब ई-वे बिल मैं बना रहा होता हूँ तो वहां पर एक कॉलम आता है, रेगुलर ई-वे बिल बनाना होता है, वैसे ही ई-वे बिल एक्सपोर्ट के केस में भी बनेगा। बस आपको क्या सिलेक्ट करना है, सप्लाई की जगह एक्सपोर्ट का कॉलम सेलेक्ट करना। ई-वे बिल बनता कैसे है उसकी डिटेल वीडियो मैंने दी हुई है, आप जाकर वो देख सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट्स मैं अपने कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अब क्या होता है, डिस्टेंस आपने डाल दी। आप कॉमन मैन क्या सोचेगा, यार मेरा गुड्स कहाँ जा रहा है, मेरा गुड्स दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएस यूके जा रहा है, लंदन जा रहा है। तो मैं डिस्टेंस काउंट करूंगा कि यहाँ से दिल्ली से लंदन की डिस्टेंस कितनी है, वो मैं डाल दूंगा। लेट सपोज 10,000 किलोमीटर है, तो मैंने 10,000 किलोमीटर डाल दी, वो गलत हो जाता है। इसी गलती को पकड़ लेते हैं जीएसटी वाले और नोटिस इशू करते हैं कि 10,000 किलोमीटर का तो ई-वे बिल बन ही नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस मैं मेंटेन करूं, डिस्टेंस जो मैं डालूं अपनी ई-वे बिल में, वो डालूं फैक्ट्री यानी कि अपना गोडाउन से पोर्ट तक की ही डिस्टेंस डालूं, फॉरेन कंट्री की डिस्टेंस में ना डालूं। आगे बात समझ में आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फैक्ट्री अपने गोडाउन, अपने बिजनेस प्रमाइसेस जहां से गुड्स मूव कर रहा है, टिल द प्लेस ऑफ पोर्ट, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वट एवर, वहां तक आपको डालनी है डिस्टेंस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान आपको रखना है वो रखना है कि जो मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ एक्सपोर्ट के केस में, तो ई-वे बिल दो ऑप्शन देता है, एक बोलता है टैक्स इनवॉइस, दूसरा बोलता है बिल ऑफ एंट्री। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, अगर आपके गुड्स इंडिया में टैक्स लगता है उनको उनके ऊपर, तो आपको टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है।
और अगर आपके गुड्स जिनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन पर इंडिया में टैक्स ही नहीं लगता तो आपको बिल ऑफ एंट्री सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर गलती से गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। डिलीवरी टाइप, लोग क्या करते हैं नॉर्मली, वो बोलते हैं, उनको ऊपर के 2 पॉइंट समझ में आते हैं कुछ लोगों को, तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बिल टू शिप टू सेलेक्ट कर लेते हैं। बोलते हैं कि यार मेरा बिल तो हो रहा है फॉरेन कंपनी को, लेकिन शिप तो मैं पोर्ट तक ही करा रहा हूँ, तो मैं बिल टू शिप टू सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो गलत हो जाता है दोस्तों। आपको उस सिनेरियो में सिर्फ रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। ई बिल बनाते हुए रेगुलर ट्रांजेक्शन, रेगुलर डिलीवरी टाइप ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने बिल टू शिप टू सेलेक्ट करा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, तो फिर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी एंड आपकी गाड़ी पकड़ी जा सकती है और एक नया नोटिस का आप झमेला लफड़ा अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपका कोई डाउट हो इन 3 पॉइंट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में क्या होती है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन? जब गुड्स इंडिया में आ रहे हों, मान लीजिए गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट है, और जब इंडिया में आ रहे हो फ्रॉम फॉरेन कंट्री तो वो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है। अब इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में भी मुझे एवीएल बनाना पड़ेगा। अब इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में तो कोई इनवॉइस होता नहीं है, तो एवीएल बनाएगा कौन? एवीएल हम ही बनाएंगे। किस बेसिस पे बनाएंगे? हम एवीएल बनाएंगे बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे। अब डिस्टेंस में क्या आएगा? अब मान लीजिए गुड्स इंडिया में आ गए हैं, इंडिया में आने के बाद कहाँ पे रुके हुए हैं? वो किसी पोर्ट पर है या किसी आईसीडी में है। पोर्ट से आईसीडी से तक अपने बिजनेस फैक्ट्री तक लाने तक की जो डिस्टेंस होगी, मुझे उसके लिए ईवी बिल बनाना है। यानी कि इंडिया में जो मूवमेंट होगी उसके लिए ही मुझे ईवी बिल बनाना है, और दूसरे किसी चीज़ के लिए मुझे ईवी बिल नहीं बनाना है। ईवी बिल अगर पोर्ट से कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा गया है फॉर द टाइम बीइंग, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उस सिनेरियो में अगर मूवमेंट होती है तो आपको ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ईवी बिल बनेगा जब बॉन्डेड वेयर हाउस से आपके बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद आपके बिजनेस परमाइसिस की तरफ गुड्स मूव करेगा, तो आपको ईवी बिल बनाने की जरूरत है। अब इंपोर्ट के केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। यस, 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है, और डेफिनेटली आपको उसका आईटीसी भी मिलता है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, बिल ऑफ एंट्री सेलेक्ट करना, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल होकर आएगा ई बिल वाले पोर्टल पर। तो अब मैं आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। और जो मैं जिस सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था, तो आप आज के लिए मैं एक अकाउंटिंग एंट्री लेकर आया हूँ सैंपल के लिए आपके लिए इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छा लगता है कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक अकाउंटिंग एंट्री भी बताऊं, तो मैं इसको बीच में डालना स्टार्ट करूंगा। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्सपोर्ट के केस में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है? एक्सपोर्ट के केस में मान लीजिए मेरा कस्टमर है यूएस में, जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। उसको मैंने 100 रुपये का सामान बेचा, तो मैं उसको डेबिट करूंगा और 2 में करूंगा सेल्स अकाउंट, दैट इज एक्सपोर्ट सेल्स 100 रुपीज़ की, और नरेशन डालूंगा कि मैंने एक्सपोर्ट की सेल कर दी। यहाँ तक तो सिंपल है। अब जब पेमेंट मुझे आएगी, जब पेमेंट मैं रिसीव करूंगा, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए मुझे 98 रुपये आए बिकॉज ऑफ अमाउंट यूएसडी का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। 2 रुपये मुझे नहीं आए, तो 2 रुपये को मैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस में अपना एक्सपेंस बुक करूंगा, और अपने डेटर को 100 रुपीज़ के नीचे यहाँ डालकर उसको नोक ऑफ कर दूंगा कि अमाउंट रिसीव। मान लीजिए यहाँ पर आपको 100 रुपये की जगह 102 रुपये आए होते, तो आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस को 2 में ले जाते और यहाँ पर डालते फॉरेन एक्सचेंज गेन, या आपकी इनकम हो जाती 2 रुपये की, यानी कि आपने 100 रुपये का माल बेचा और आपको 102 रुपये मिले। तो ये मैंने कुछ एडिशन किया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि यार मैं अब ईवी बिल के साथ या कुछ जीएसटी कंसेप्ट के साथ कुछ अकाउंटिंग एंट्री भी समझूं, तो मैं इसको इनबिल्ट कर दूंगा फ्यूचर के लिए भी। अगर आपको और भी कोई डाउट है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है ईवी बिल से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगली सीरीज जो ईवी बिल के बाद में प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ईवी बिल के बाद जो नई सीरीज स्टार्ट करूँ, वो मेरे दिमाग में बहुत सारी सीरीज है। रिफंड की सीरीज भी हो सकती है, अकाउंटिंग एंट्रीज की सीरीज भी ला सकता हूँ मैं, अपील की ला सकता हूँ, नोटिस की ला सकता हूँ। अब आप थोड़ा मुझे गाइड करेंगे तो मेरे को थोड़ा ईजी रहेगा। तो अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगली वीडियो में जो लेकर आ रहा हूँ वो अमेजोन सेलर से रिलेटेड है, कि अमेजोन जो गुड्स जो पीपल अमेजोन पर बेचते हैं, तो उनको ईवी बिल की रिक्वायरमेंट कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।